ओके, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो देखो, जो लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी, तो लास्ट क्लास में हमने डेटा लिंक लेयर कंप्लीट की थी। तो ओएसआई मॉडल की जब डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर के लिए हमने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हमने चर्चा की थी, तो वो सारे के सारे पॉइंट हमने कवर किए थे, जिसके रूप में हमने यहाँ पे देखा था कि तो आपकी फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स होती है, फिर उसके बाद देखा था हमने एरर कंट्रोल टेक्निक्स होती है, फिर उसके बाद हमने फ्रेमिंग की चर्चा की थी, और फिर लास्ट में हमने फ्रेम फॉर्मेट को देखा था। तो वो डेटा लिंक लेयर में हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कशन किए थे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो हमारी क्लास रहने वाली है नेटवर्क लेयर पे। देन ना ओएसआई मॉडल की जब भी हम चर्चा करते हैं, तो ओएसआई मॉडल पे आपकी जो लेयर थर्ड है, इसका मतलब है जो आपके फिजिकल डेटा लिंक और उसके बाद जो आपकी लेयर आती है, वो आपके नेटवर्क लेयर आती है। और जब भी हम नेटवर्क लेयर की चर्चा करते हैं, तो हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग। तो आज हम नेटवर्क लेयर के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत ही एक शानदार कंसेप्ट के साथ हम नेटवर्क लेयर को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देन अब और साथ में हम वो भी देखने वाले हैं कि अभी जो आपके बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उस पर आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक डेप्थ लेवल का क्वेश्चन था। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके नेटवर्क लेयर में जो आपका आईपी हेडर होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब भी मैं नेटवर्क लेयर की बात करता हूँ, तो नेटवर्क लेयर में आप देखो, नेटवर्क लेयर की जब हम चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब है इंटर नेटवर्किंग। इसका यहाँ पे नेटवर्क लेयर आपको प्रोवाइड करती है इंटर नेटवर्किंग। अब जब भी हम इंटर नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि आपके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसमिशन की बात करते हैं। और ध्यान, जब भी मैं नेटवर्क लेयर की बात करता हूं, तो इंटर नेटवर्किंग मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां पे हम बात करते हैं किसकी, या हम बात करते हैं इंटरनेट की। किसकी बात करते हैं हम? इंटरनेट की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर, या मैं कह सकता हूं आपके वैन नेटवर्क की बात करते हैं। भाई पूरे संसार में फैला हुआ नेटवर्क, आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है, उस वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। भाई यहाँ पे वैन नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिशन जब करने की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। अब देखो, नेटवर्क लेयर के रूप में जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो नेटवर्क लेयर की जो जिम्मेदारी होती है, जिसके रूप में हम कहते हैं कि आपके सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की गारंटी किसकी होती है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की गारंटी किसकी होती है? आपके नेटवर्क लेयर की होती है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी। अच्छा, और यहां पे जब सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए जिस एड्रेस की यहां पे हम चर्चा करते हैं, तो यहां पे हम चर्चा करते हैं आईपी एड्रेस की। तो यहां पे आपका नेटवर्क लेयर होता है, वो नेटवर्क लेयर डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है, और सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी करने के लिए जिस एड्रेस का यूज करता है, वो एड्रेस कौन सा होता है? वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लॉजिकल एड्रेस। ना जब भी हम लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस की चर्चा करें, तो आपके लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस के रूप में यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए हम आईपी एड्रेस की सहायता से डेटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसका मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पहुंचाते हैं। अब अगर डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को अगर कंपेयर करें, तो देखो, डेटा लिंक लेयर आपके डेटा को नोड टू नोड डिलीवरी कर रहा था, लेकिन वो दोनों के दोनों नोड आपके सेम लैन नेटवर्क, मतलब लैन नेटवर्क में डेटा को भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डेटा लिंक लेयर होती है। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटर नेटवर्किंग की बात करते हैं, एक दूसरे नेटवर्क में डेटा को भेजने की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी डेटा लिंक लेयर कार्य नहीं करती है। तो फिर आपकी कौन सी लेयर कार्य करती है? तो यहाँ पे आपकी नेटवर्क लेयर कार्य करती है। अब देखो, नेटवर्क लेयर की जब चर्चा करें, तो नेटवर्क लेयर के अगर पॉइंट्स की हम बात करें, तो भी हमें पता है कि नेटवर्क लेयर जो आपकी पर्टिकुलर जिस लेयर पे नेटवर्क लेयर की जब हम बात करते हैं, तो ओएसआई मॉडल में हम कह रहे हैं कि आपके फिजिकल लेयर, देखो यहाँ पे आपकी फिजिकल लेयर होती है, फिर उसके बाद कह रहे हैं डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, और फिर यहां पे मैं कह रहा हूं नेटवर्क लेयर। अब यहां पे पॉइंट ये है कि फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर। अब जब नेटवर्क लेयर के पास डेटा को हम कह रहे हैं कि जब नेटवर्क लेयर डेटा देने की जिम्मेदारी आती है, इसका मतलब यहां पे हमारा पीसी कनेक्टेड होता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, और आपके सभी लेयर से डेटा होते हुए भैया एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद सभी लेयर से डेटा तो किसके पास पहुंचता है? नेटवर्क लेयर। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा डेटा दिया जाता है किसको? नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर डेटा किसको देती है? डेटा लिंक लेयर को। तो जब हम डेटा लिंक लेयर में स्टडी कर रहे थे, तो उस पॉइंट हमने अच्छे से समझा था इस पॉइंट को कि डेटा लिंक लेयर आपके जो डेटा लेती है, वो कहां से लेती है? नेटवर्क लेयर से लेती है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा आपका डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपको दो टाइप की सर्विस की बात करता है। भाई ट्रांसपोर्ट लेयर आपको दो टाइप की सर्विस के रूप में डेटा देता है। एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है यूडी प्रोटोकॉल। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम ट्रांसपोर्ट लेयर में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब मैं नेटवर्क लेयर की बात करूंगा, तो नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है।
जब मैं आईपी प्रोटोकॉल की बात करूंगा तो आईपी प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि एक आपका कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अब ये भी सारे पॉइंट समझेंगे कि कनेक्शन लेस क्या होता है, अनरिलायबल क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट हम स्टडी करने वाले नेटवर्क लेयर में। और नेटवर्क लेयर में अगर यहाँ पे नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको पहले से भी दे रखा है। नेटवर्क लेयर आपके इंटरनेटवर्किंग, इसका मतलब इंटरनेट पे डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक की डिलीवरी करती है, जिसके लिए आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस की सहायता से डिलीवरी करती है। साथ में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन, कंजक्शन कंट्रोल और ट्रैफिक शेपिंग, ये सारे की सारी जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, नेटवर्क लेयर की होती है। तो एक बार जल्दी से फास्ट इन पॉइंटों को ड्रॉ कीजिए, फिर आगे के बारे में बात करेंगे नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर में आपके आईपी हेडर के बारे में चर्चा करेंगे, ये सारे पॉइंट देखेंगे। अब देखो, जब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर की कहानी है कि हम बात करें एक पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेट की दुनिया की बात कर रहे हैं, और इंटरनेट की दुनिया मतलब हम पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में जो नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क में कह रहे हैं आपके जो पब्लिक नेटवर्क है, वो नेटवर्क आपके बहुत सारे राउटर्स के द्वारा आपके डेटा पैकेट्स को एक स्थान दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका जो पर्टिकुलर जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आपके बहुत सारे राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या है, आपके राउटर कनेक्टेड है। ये मान के चल रहा हूँ आपके बहुत सारे क्या यहाँ पे राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या आपके राउटर कनेक्टेड है। अब देखो, ये राउटर क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इसका मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आती है कि मैं यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे राउटर को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर राउटर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम नेटवर्क लेयर की चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, इंटरनेट की बात करते हैं। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जाता है, तो उस पॉइंट के लिए हम किसकी बात करते हैं, नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ये है कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में एक कोई भी एक हमारे पास में एक क्लाइंट है भाई, यहाँ पे एक क्लाइंट है, ये आपके पर्टिकुलर किसी ना किसी यहाँ पे भाई मान के चल रहा हूँ आईएसपी की सहायता से यहाँ पे आपके कोई ना कोई राउटर से कनेक्टेड है। अच्छा, इसी के यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि आपके एंड लोकेशन पे एक कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एक सर्वर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड लोकेशन पे सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्वर है। अब देखो ठीक है, आपका जब सर्वर की बात करते हो तो भाई होता क्या है, अगर सर्वर की बात करो तो होता क्या है भाई, कंप्यूटर होता है, सीधी सी बात है, उसके अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बस इतना संतर होता है। को होता क्या है, कंप्यूटर होता है, लेकिन हाँ उसकी जो कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सर्वर पे जो कंप्यूटर ज़्यादातर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका वर्क स्टेशन होता है। आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े तो वहाँ पे वर्क स्टेशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा था इस चीज़ को। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्लाइंट और सर्वर है, इनकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, और ये दोनों के दोनों जो कंप्यूटर हैं, ये दोनों के दोनों कंप्यूटर किसी ना किसी नेटवर्क, इसका मतलब ये पब्लिक नेटवर्क इस पब्लिक नेटवर्क से जुड़े हुए। और ये पब्लिक नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, ये पब्लिक नेटवर्क के अंदर ये जो आपके डिवाइस हैं, इसी डिवाइस को हम कह रहे हैं राउटर। इस डिवाइस को हम क्या कह रहे हैं, राउटर। अब यहाँ पे पॉइंट समझना कि यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर होती है, ये नेटवर्क लेयर वर्क कैसे करती है, सारे के सारे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पॉइंट को आप अच्छे समझना। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे मान के चल रहा हूँ भाई, ये जो पर्टिकुलर जो जैसे क्लाइंट है, मान के चल रहा हूँ क्लाइंट आपका कहाँ पे, इंडिया में लोकेटेड है, ये कहाँ पे, इंडिया में। और मैं मान के चल रहा हूँ सर्वर कहाँ पे, यूएसए में। सर्वर कहाँ पे आपका, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखो, इंडिया से लेके अमेरिका के बीच में एक नेटवर्क तो आपका बना हुआ है, और ये जो नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, ये नेटवर्क आपका कैसा है, ये नेटवर्क आपका इंटरनेट है, पब्लिक नेटवर्क है। इसका मतलब कैसा नेटवर्क है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपके जो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपके दो जो डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब दो जो कंप्यूटर आपके कनेक्टेड है, जिसको मैं एक मान के चल रहा हूँ, एक आपका क्लाइंट, एक मान के चल रहा हूँ मैं सर्वर है। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब हम डेटा को ट्रांसमिट करने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लाइंट है ना, इस क्लाइंट को इस पर्टिकुलर सर्वर से कोई डेटा की डिमांड करनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को यहाँ पे क्लाइंट को चाहिए। कोई भी किसी भी वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। हमने इंटरनेट की दुनिया में इस पॉइंट को पढ़ भी लिया है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम क्या होते हैं, एंड लोकेशन पे हमारे पास में जो सर्वर होते हैं, जिनको हम ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर है,
इसका मतलब होता है कि वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये क्लाइंट आपका क्या है, सोर्स है। देखो ये क्लाइंट में मान के चलो कि आपका सोर्स है और इसको मान के चल रहा हूं कि आपका डेस्टिनेशन है। अब देखो हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा था कि जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर आपकी जितनी भी डिवाइस होती है, हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि दोनों के दोनों, यहाँ पे दो डिवाइस हैं, देखो राउटर भी यहाँ पे डिवाइस है, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस राउटर भी है, तो इनको भी आईपी एड्रेस मिलता है। लेकिन हाँ अभी हम बात करते हैं सोर्स, हम क्लाइंट और सर्वर की बात कर लेते हैं। तो सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भाई क्लाइंट को आपका आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ये आईपी एड्रेस आपका क्लाइंट का है, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, सर्वर को भी एक आईपी एड्रेस मिला होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि सपोज करो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस किसका है, सर्वर का है, ठीक है। दोनों को आईपी एड्रेस मिला हुआ है, क्लाइंट को और सर्वर को। अब यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर को जब आईपी एड्रेस मिला हुआ है तो उसके बेस पे यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की बात आती है तो यहाँ पे क्लाइंट करने क्या वाला है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करने वाला है। अब देखो क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो क्या करता है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट के रूप में यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, इसका मतलब होता है ये स्वयं का आईपी एड्रेस बताएगा और साथ में ये बताएगा कि मुझे किस आईपी एड्रेस के पास जाना है वो बताएगा। अब ये रिक्वेस्ट क्या देगा, रिक्वेस्ट सबसे पहले नियरेस्ट राउटर को प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है उसको हम कहते हैं राउटिंग। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है आपका राउटिंग का, ना यहाँ पे नेटवर्क लेयर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है उसको कहते हैं राउटिंग। राउटिंग का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रूट डिसाइड करना। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कह रहे हैं रूट डिसाइड करना, रूट डिसाइड करना। अब यहाँ पे राउटर के द्वारा क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर राउटर ना, ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा। तो भाई इसके पास क्या होती है, राउटिंग एल्गोरिथम होती है। वो सारी की सारी राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले राउटिंग एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कार्य करती है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है, इन राउटिंग के एल्गोरिथम के बेस पे ये आगे के रूट डिसाइड करेगा। अब देखो ये राउटर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब इसके पास तो 3 रूट है। अभी 3 रूट में से डेटा पैकेट्स को कौन से रूट से भेजे, भाई यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे डेटा पैकेट्स, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई क्लाइंट ने डेटा पैकेट्स राउटर को दे दिया। अब ये क्लाइंट जब राउटर के पास डेटा पैकेट आता है तो राउटर आगे उसे कौन से रूट पे भेजे, तो ये इसके लिए राउटर के पास राउटिंग एल्गोरिथम होती है। और वो जो राउटिंग एल्गोरिथम है ना, वो राउटिंग एल्गोरिथम आगे के पाथ के लिए, पाथ डिसीजन करने के लिए डिसीजन लेती है। अब ये उस राउटिंग एल्गोरिथम के बेस पे आगे का पाथ डिसाइड करेगा और पाथ डिसाइड करके उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स को आगे, सपोज करो इसने पाथ डिसाइड किया, उस डेटा पैकेट को अगले राउटर के पास फॉरवर्ड कर दिया। इसी टाइप से नेक्स्ट राउटर भी सेम कहानी, नेक्स्ट राउटर पाथ डिसाइड करेगा, अगले राउटर पर फॉरवर्ड करेगा। और ऐसे आपके जो डेटा पैकेट है वो आपके एक राउटर से दूसरे राउटर से होते हुए आपके डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये जो सारा का सारा, ये जो आपको मैंने पूरा का पूरे जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको विद एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको जो भी आपके आईपी एड्रेस है ना, उसके बेस में आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा। आप स्वयं देख सकते हो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस फैच करो, आईपी एड्रेस इजीली फैच हो जाता है वेबसाइट का। जस्ट आपको देखना है कि आपका जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है, तो ठीक है, तो आईपी मैपिंग से आप उसको देख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ट्रेस करके देखो। जब ट्रेस करते हो तो उसमें पूरा रूट डिसाइड होता है, मतलब रूट पता लगता है कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट है वो कौन से राउटर से होके गुजर रहा है। वो सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके नेटवर्क लेयर में परफॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जिम्मेदारी है नेटवर्क लेयर की, वो जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाना। और जब सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा को पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, रूट को डिसाइड करना। और रूट को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे राउटर होते हैं और राउटर के पास राउटिंग एल्गोरिथम होती है, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं और ये आपके डेटा पैकेट्स को एक स्थान दूसरे स्थान पर नेटवर्क में पहुंचाते हैं। ये आपके क्या होगा, नेटवर्क की, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पे
जो नेटवर्क लेयर है उस नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट जिम्मेदारी की बात करें नेटवर्क लेयर की, तो यहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर नेटवर्क होता है, देखो ये तो ठीक, हमने एक नेटवर्क की बात की है तो ठीक है, नेटवर्क तो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क तो एक नेटवर्क थोड़ी है भाई, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क तो आपके बहुत सारे नेटवर्क का कलेक्शन है। अब जब बहुत सारे नेटवर्क का कलेक्शन है तो वो जो नेटवर्क हो तो छोटे बड़े नेटवर्क है भाई, किसी नेटवर्क में कितने डिवाइस होंगे, किसी में कितने डिवाइस होंगे। तो यहाँ पे हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो हर एक नेटवर्क की अपनी कैपेसिटी होती है डेटा ले जाने की। तो कई बार क्या होता है कि डेटा पैकेट की साइज जब ज़्यादा होती है और नेटवर्क में उस डेटा को ले जाने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, या फिर मैं कहता हूँ नेटवर्क की कैपेसिटी नहीं है उतने लार्ज अमाउंट के डेटा पैकेट को ले जाने की, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटा पैकेट्स को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे राउटर के द्वारा अगर नेक्स्ट बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद डेस्टिनेशन राउटर द्वारा डिफ्रेगमेंटेशन और ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल, ये सारी एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी अगर बात करें तो यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ। तो देखो अगर नॉर्मल पॉइंट की बात करें तो मैं कह रहा हूँ राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना, राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना, पहला पॉइंट। अच्छा, सेकंड में कर रहा हूं फ्रेगमेंटेशन, सेकंड यहां पे मैं कर रहा हूं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है यहां पे मैं कर रहा हूं डेटा पैकेट्स को, देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है यहां पे मैं कर रहा हूं डेटा पैकेट्स को तोड़ना। देखो यहाँ पे डेटा पैकेट्स को, यहाँ पे जब भी बात करते हैं तोड़ने की, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेटा पैकेट्स को हम कह रहे हैं कि डेटा पैकेट्स को तोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा पैकेट्स जो हम तोड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम बात करते हैं उसका मतलब होता है नेटवर्क के अकॉर्डिंग, भी नेटवर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डेटा पैकेट्स को तोड़ते हैं, और उसी कंसेप्ट को होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डेटा को आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। तो यहाँ पे ये भी राउटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, साथ में कर रहा हूँ डीफ्रेगमेंटेशन। अब देखो राउटर फ्रेगमेंटेशन भी करता है और डीफ्रेगमेंटेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीफ्रेगमेंटेशन मतलब डेटा पैकेट्स को, जो फ्रेगमेंट्स हैं जो टुकड़ों में तोड़ा उनको वापस से जोड़ना, ठीक है। तो आप डेटा पैकेट जो तोड़ा है उनको वापस से जोड़ना, आपका डीफ्रेगमेंटेशन। और साथ में आप मैं कह रहा हूं ट्रैफिक शेपिंग, देखो ट्रैफिक शेपिंग का सिंपल इजी सा कंसेप्ट है भाई। मैं यहाँ पे ट्रैफिक शेपिंग जब बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट या ट्रैफिक शेपिंग की अगर बात करें तो आपके नेटवर्क लेयर के द्वारा जो राउटर के पास जब लोड ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे ट्रैफिक को सेव किया जाता है कि भाई किसी पर्टिकुलर राउटर के पास ज्यादा लोड है तो उस रूट पे ज्यादा डेटा पैकेट्स ना भेजे जाएं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कह रहे हैं कंजक्शन कंट्रोल। तो ये सारी की सारी जो फंक्शनलिटी होती है किसकी होती है, ये नेटवर्क लेयर की होती है, ठीक है। तो सारी की सारी फंक्शनलिटी किसकी होती है, नेटवर्क लेयर की होती है। अब यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर की इतनी सारी फंक्शनलिटी को स्टडी करेंगे, और ये सारी की सारी फंक्शनलिटी जो हम स्टडी करने की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क लेयर के हेडर की बात करेंगे। तो आपका हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हेडर के बारे में चर्चा करेंगे। और एग्जाम में अभी जस्ट आपके बेसिक कंप्यूटर स्टैक में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके आईपी एड्रेस से एक बहुत डेप्थ लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ये सारी की सारी फंक्शनलिटी किसके द्वारा, आपके नेटवर्क लेयर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और नेटवर्क लेयर में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर डिवाइस की बात करें नेटवर्क लेयर में, तो हमने देखा था डिवाइस यहाँ पे कौन सी होती है आपकी,
राउटर होती है। इसका मतलब होता है लेयर 3 स्विच भी कह सकते हैं हम। तो राउटर या लेयर 3 स्विच की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे राउटर मतलब यहाँ पे रूट डिसाइड करता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हम यहाँ पे नेटवर्क लेयर की बात करते हैं ना, जब भी हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर में हम डेटा फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे जब भी नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर में भी आपको पता है कि जो डेटा फॉर्मेटिंग हम बात करते हैं तो डेटा फॉर्मेट मतलब यहाँ पे डेटा किस रूप में होता है, आपके पैकेट्स के रूप में होता है। तो आप बात करते हैं किसकी, पैकेट्स की बात करते हैं। अब देखो जो आपका पैकेट्स होता है ना, पैकेट्स आपके यहाँ पे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पैकेट्स आपके दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और पैकेट्स में दो जो पार्ट होते हैं उसमें कह रहा हूँ एक तो आईपी हेडर होता है। पैकेट में क्या होता है, एक तो आईपी हेडर होता है, आईपी हेडर होता है, और फिर उसके साथ में मैं कह रहा हूं कि यहां पे आप क्या होता है, पेलोड होता है। पेलोड, आईपी हेडर, पेलोड। पेलोड मतलब क्या होता है कि आप मैं कह रहा हूं ओरिजिनल डेटा, या मैं कह रहा हूं ओरिजिनल डेटा। अब देखो यहां पे इन दोनों की दोनों फील्ड, देखो आईपी हेडर की अगर बात करें तो आईपी हेडर की जो साइज होती है वो आपके 20 से 60 बाइट के बीच, यहां पे 20 से 60 बाइट्स के बीच वेरी करती है। आईपी हेडर कितना होता है, डायनेमिक हेडर होता है, ठीक है। यहाँ पे IPv4 हेडर की बात कर रहा हूँ मैं, जब हेडर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ IPv4 हेडर की बात कर रहा हूँ। IPv6 हेडर को भी हम स्टडी करेंगे, IPv4 हेडर की बात कर रहा हूँ। और जब IPv4 हेडर की बात करें तो आपका IPv4 आपका डायनेमिक हेडर होता है, 20 से 60 बाइट का हेडर होता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेडर प्लस डेटा दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं 65,535 बाइट, ना हेडर प्लस डेटा दोनों जो साइज की बात करते हैं तो दोनों को मिला के यहाँ पे 65,535 बाइट, ये आपकी टोटल साइज होती है किसकी, दोनों को मिला के। अब देखो अगर नॉर्मल बात करें भाई, जनरल केस की बात करें तो जनरल केस में भाई अगर आपके नॉर्मल दुनिया की बात करें तो हम आज से पहले के ज़माने में सपोज करो हम 15 या 20 साल पहले की बात करते हैं तो भाई आज के दिन तो आपको पता है कि आप तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो। सपोज करो आज से 20 साल पहले की हम जब 20 साल पहले की बात करते हैं तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन करने के लिए क्या ऑप्शन होता था, बातचीत करने के लिए तो क्या होता था भाई, चिट्ठी भेजी जाती थी। अब वो जब चिट्ठी भेजी जाती थी इसका मतलब क्या है भाई, हमें एक मैसेज भेजना है। अब जब मैसेज भेजते थे तो हम क्या करते थे भाई, एक पेज के ऊपर हम पहले मैसेज को लिखते थे और मैसेज को लिख के हम उसे एनवेलप में डालते थे। अब जब वो मैसेज है, ओरिजिनल जो मैसेज है ना, ओरिजिनल जो मैसेज हमने लिखा है वो तो आपका क्या होता है, पेलोड। तो यहाँ पे उसको कंपेयर करो, क्या है आपका पेलोड है, इसका मतलब ओरिजिनल डेटा। अच्छा, अब ओरिजिनल डेटा को भेजने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। कैसे भाई, हमने सबसे पहले मैसेज लिखा, अब मैसेज को हमने क्या किस में रखा, एनवेलप में रखा। एनवेलप के ऊपर हमने खुद का एड्रेस रखा, भाई खुद का एड्रेस लिखा हमने, और साथ में जिसके पास भेजना है उसका एड्रेस लिखा। फिर हमने क्या किया, उसको किसको हैंड ओवर किया, पोस्टमैन को हैंड ओवर किया। और वहाँ पे जब पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई पोस्ट ऑफिस में एड्रेस के बेस पे उसे क्या किया जाता है, उसे आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो सेम कहानी आप उसको कंपेयर कर सकते हो किससे, अब नेटवर्क लेयर कंपेयर कर सकते हो। तो नेटवर्क लेयर बस ये है कि यहाँ पे लॉजिकली काम हो रहा है, और वहाँ पे अगर जो आपके लेटर को पोस्ट करने की बात करते हैं वहाँ पे फिजिकल काम हो रहा है। अब यहाँ पे लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म हो रही है वो सारी की सारी टास्क यहाँ पे लॉजिकल परफॉर्म होंगी। कैसे लॉजिकल परफॉर्म होंगी भाई, आपके पास ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडर को अटैच करेंगे। अब देखना जब भी मैं आईपी हेडर की बात करूंगा तो आईपी हेडर में आपको ये तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम आपके दो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलने वाले हैं। कौन कौन से एड्रेस मिलने वाले हैं, एक तो लेटर भेजने वाले, इसका मतलब एक तो डेटा भेजने वाला कौन है और एक किसके लिए भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, आपको दो आईपी एड्रेस मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी काम चल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे हेडर में बाकी भी आपकी फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे हेडर में कौन कौन सी फील्ड होती है और कौन सी फील्ड के लिए कैसे क्या टास्क परफॉर्म की जाती है, तो वो सारी टास्क हम देखने वाले हैं, वो सारे पॉइंट हम देखने वाले किसमें, आईपी हेडर में। और यहाँ पे हमारे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आईपी हेडर के इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे आईपी हेडर की चर्चा स्टार्ट करते हैं। और जब भी मैं आईपी हेडर की बात करता हूँ तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो जब भी मैं आईपी हेडर की बात करूंगा तो यहाँ पे हम आईपी हेडर के रूप में स्टडी हम करने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं जो पैकेट्स होते हैं, जो पैकेट होता है वो पैकेट आपके दो पार्ट से मिलकर बनेगा यहाँ पे। और जब दो पार्ट से मिलकर जब पैकेट की बात करते हैं हम
तो यहाँ पे हम बात करते हैं दो पार्ट से मिलकर बनने वाला पैकेट्स की बात करते हैं। तो हम कहते हैं तो आईपी हेडर होता है, पैकेट्स क्या होता है, एक तो आईपी हेडर होता है और एक क्या होता है फिर डेटा होता है। डेटा मतलब पेलोड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आईपी हेडर और डेटा की बात करें, पेलोड की बात करें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके आईपी हेडर में क्या क्या पार्ट मिलने वाला है, आपको आईपी हेडर में क्या क्या फंक्शनलिटी मिलने वाली है, वो सारे पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। एक बार आईपी हेडर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ पे पॉइंट समझो, देखो आईपी हेडर की साइज हम पता है। देखो हम यहाँ पे आईपी हेडर मतलब IPv4 के हेडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 से 60 बाइट्स के बीच वेरी करता है। कितना होता है? 20 से 60 बाइट के बीच होता है, ये आपका आईपी हेडर होता है। और हम टोटल डेटा की बात करते हैं, देखो हेडर प्लस डेटा की बात करते हैं तो कितना होता है आपके 65,535 बिट्स या बाइट्स, बाइट्स 65,535 बाइट्स, ठीक है। टोटल डेटा की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कौन कौन से हेडर के अंदर आपको कौन कौन सी फील्ड मिलने वाली है, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हेडर। हेडर जब फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके हेडर्स के फील्ड्स के रूप में जो आपके फील्ड्स की चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे हम किसकी, वर्जन की। तो देखो पहली फील्ड्स की बात करेंगे वर्जन। अब यहाँ पे वर्जन जो होता है वो आपका होता है 4 बिट्स का, तो यहाँ पे 4 बिट्स का वर्जन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हेडर लेंथ की। किसकी बात करेंगे? हेडर लेंथ। हेडर लेंथ भी कितना होता है? 4 बिट्स का होता है। हेडर लेंथ कितना होता है? 4 बिट्स का होता है। फिर उसके बारे में बात करेंगे सर्विस टाइप। एक आपकी फील्ड होती है कौन सी? सर्विस टाइप। और जब सर्विस टाइप फील्ड्स की बात करेंगे कितनी बिट्स की होती है? 8 बिट्स की होती है। कितनी बिट्स की होती है? 8 बिट्स। और फिर यहाँ पे आपका होता है एक टोटल लेंथ। फिर यहाँ पे क्या होता है? टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ की बात करें कितनी होती है? 16 बिट्स होती है। कितनी होती है? 16 बिट्स होती है। तो देखो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे आपके फर्स्ट जो हमने बात की, तो सबसे पहले देखो पहली जो फील्ड्स होती है हेड वर्जन। वर्जन कितने बिट की होती है? 4 बिट की होती है। फिर हेडर लेंथ। हेडर लेंथ कितने बिट की होती है? 4 बिट्स की। फिर सर्विस टाइप 8 बिट्स की। फिर टोटल लेंथ 16 बिट्स की। अगर ये सारे बिट्स को हम यहाँ पे कंसिडर करें तो टोटल यहाँ पे देखो 16 और 8 24 और 24 28 और 32। इसका मतलब होता है यहाँ पे कितना हो गया? 32 बिट्स। देखो यहाँ पे हेडर पूरा हेडर हम ड्रॉ करेंगे, हर एक फील्ड्स को समझेंगे और हर एक फील्ड्स की फंक्शनलिटी देखेंगे। ओके, अब उसके बाद देखो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो नेक्स्ट आपकी जो फील्ड्स होने वाली है वो होने वाली है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो जब भी मैं आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करता हूं तो यहां पे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में हम बात करने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने बिट्स के होते हैं? 16 बिट्स। 16 बिट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर होता है आपका डीएफ। डीएफ मतलब होता है डेटा फ्रेगमेंट्स। फिर आपका होता है एमएफ। एमएफ होता है मोर फ्रेगमेंट्स। फिर यहाँ पे आपका 1 बिट रिजर्व होता है ना, 1 बिट आपका रिजर्व बिट है। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट आपका होता है फ्रेगमेंट्स ऑफसेट। यहाँ पे आपका होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट। और फ्रेगमेंट ऑफसेट कितने होते हैं? फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है यहाँ पे 13 बिट्स का। फ्रेगमेंट ऑफसेट कितने होते हैं यहाँ पे? 13 बिट्स का। तो देखो उदाहरण ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट्स का। फिर डीएफ। डीएफ मतलब डेटा फ्रेगमेंट। एम मतलब मोर फ्रेगमेंट। फिर आपका रिजर्व बिट। फिर आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। अगर ये टोटल बात करें तो देखो 16 और 3 भैया 1 2 3 बिट्स 19, उसके बाद 13 32। तो देखो यहाँ पे ये फील्ड कितनी होगी आपकी? 32 बिट्स। ये कितना होगा आपका? 32 बिट्स। आप साथ साथ ड्रॉ करते रहो, जो भी यहाँ पे मैं हेडर ड्रॉ कर रहा हूँ आप साथ साथ ड्रॉ करते रहो यहाँ पे। देखो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो जब मैं नेक्स्ट फील्ड की बात करता हूं तो नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आती है टाइम टू लीव। हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टू लीव, टीटीएल, टाइम टू लीव। और टाइम टू लीव कितने बिट की होती है? 8 बिट। कितने बिट की होती है? 1 बिट। फिर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड। और ये कितने बिट की होती है? ये भी कितने बिट की होती है? 1 बिट, 8 बिट की होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेडर चेकसम। यहां पे क्या होता है? हेडर
चेकसम। और जब मैं हेडर चेकसम बात करता हूं तो कितने बिट की होती है? 16 बिट। कितने बिट का होता है? 16 बिट। ठीक है, तो यहां पे आपके टोटल अगर बात करें, टोटल कितने बिट हो जाएंगे? 32 बिट्स। टोटल कितने बिट हो जाएंगे? 32 बिट्स। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भी हमें पता है कि जब भी हम आईपी हेडर की बात करेंगे, देन जब भी हम आईपी हेडर की बात करेंगे तो हमें पता है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दो तो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस के रूप में हम पता है कि यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस तो आपको मिलने वाला है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सोर्स आईपी की। और सोर्स आईपी यहाँ पे कितना होता है? कितने बिट का होता है भाई? IPv4 में कितने बिट का होता है सोर्स आईपी? 32 बिट का। ठीक है, तो सोर्स आईपी क्या होगा? 32 बिट का। और इसी टाइप से हमें पता है कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ पे क्या रहेगा आपका? डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी। और जब मैं डेस्टिनेशन आईपी बात करूंगा तो डेस्टिनेशन आईपी कितने बिट का मिलने वाला है? 32 बिट्स का। 32 बिट्स का। तो यहां पे अगर फील्ड्स की बात करें तो 32 बिट्स की ये फील्ड हो गई आपकी, 32 बिट्स की ये फील्ड हो गई, और 32 बिट्स की यहां पे आपकी ये फील्ड हो गई। अब देखो ये तो आपकी कंपलसरी फील्ड होती है। जितनी मैंने आपके यहाँ पे ऊपर जितनी भी फील्ड यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, सारी की सारी फील्ड आपकी कंपलसरी है। इसका मतलब है कि जब भी मैं IPv4 के हेडर की बात करता हूं तो IPv4 के हेडर में इतनी सारी फील्ड्स आपको कंपलसरी मिलने ही मिलने वाली है। ये तो आपको मिनिमम आपको इतनी फील्ड तो मिलने वाली है। किसमें? IPv4 के हेडर में। अब देखो ये जो फील्ड है तो कंपलसरी फील्ड है, उसके अलावा यहां पे आपके क्या होते हैं? नेक्स्ट मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पे आपके ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में, यहां मैं कह रहा हूं ऑप्शनल एंड पैडिंग बाइट्स, ऑप्शनल एंड पैडिंग बाइट्स। देन ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में यहां पे आपके 40 बाइट है ना, 40 बाइट्स रिजर्व होते हैं। यहां मैं कह रहा हूं ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में आपके 40 बाइट्स रिजर्व होते हैं। तो इसका मतलब आपका मिनिमम हेडर होता है ना, वो आपका मिनिमम हेडर 20 बाइट का तो होता ही होता है। अब वो देखो कैसे होता है, समझो। यहां पे इन सबको कैलकुलेट करो। देखो 32 32 32 32 32, इसका मतलब अगर इनको सबको मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपका 160 बिट्स। और देन 160 जब मैं बिट्स में कहूंगा तो सिंपल सा कंसेप्ट है 20 बाइट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके जो हेडर की साइज होती है ना, वो मिनिमम हेडर की साइज कितनी होती है? 20 बाइट होती है, और मैक्सिमम हेडर की साइज कितनी होती है? 60 बाइट। अगर आपने ऑप्शनल पैडिंग बाइट्स के रूप में अगर आपने 40 बाइट ऐड किया हुआ है तो आपके मैक्सिमम हेडर कितना बनता है? 60 बाइट का। तो ये जो आपकी फील्ड है, ये आपका IPv4 का जो हेडर है, इस IPv4 के अंदर आपकी इतनी सारी फील्ड्स होती हैं। इसका मतलब होता है IPv4 के हेडर में आपको इतनी सारी फंक्शनलिटी होती है। देन ना IPv4 को हम IPv6 से कंपेयर भी करेंगे, और जब मैं IPv4 को IPv6 से कंपेयर की बात करूंगा ना, तो वहां पे बात करूंगा कि IPv6 जो आपका हेडर है ना, वो आपका फिक्स हेडर है, वो आपका फिक्स 40 बाइट का हेडर है। और वहां पे जो फंक्शनलिटी है, इसका मतलब वहां पे जो बेस हेडर है, उस बेस हेडर में फंक्शनलिटी भी इससे कम मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जो IPv6 के हेडर की बात करेंगे तो वो आपके जंबो पैकेट्स के रूप में फिर बाद में बाकी चीज जंबो पैकेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब 4 GB तक का डेटा एक साथ भेज सकते हैं वहाँ पे। फिर साथ में वहाँ पे क्या करेंगे? बेस हेडर तो अलग होता है, उसके अलावा फिर एक्सटेंशन हेडर होते हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे कार्य करता है। तो वो आपके IPv4 से थोड़ा फास्ट होता है, तो वो भी हम कंपेयर करेंगे। IPv6 के हेडर को भी IPv4 के साथ कंपेयर कर देखेंगे, और देखेंगे आपकी कौन कौन सी फील्ड आपकी सिमिलर है, वो भी देखेंगे सारी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका IPv4 का हेडर है। और IPv4 के हेडर में हमने इतनी सारी फील्ड्स के बारे में चर्चा की। इसमें से ऊपर वाली जो हमने फील्ड्स के बारे में चर्चा की, सारी आपकी कंपलसरी फील्ड होती है। लास्ट में आपके ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में आपके 40 बाइट एक्स्ट्रा होते हैं। और ये 40 बाइट एक्स्ट्रा होते हैं ना, ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को अटैच करने के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको यूज करते हो या नहीं करते हो। इसका मतलब होता है कि वो सारी फंक्शनलिटी आपके सर्विस के अकॉर्डिंग चलती है। भाई डेटा पैकेट्स आपका, भाई सिंपल सी बात है, आज के दिन नेटवर्क में आप एक टाइप की सर्विस थोड़ी यूज करते हो। भाई इंटरनेट में तो आप ऑनलाइन वीडियो भी देखते हो, आप ऑनलाइन लाइव क्लास भी देखते हो, आप ईमेल भी करते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हो, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करते हो। तो धन में ये सारे जो जितनी मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ ना, ये सारी सर्विस की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। और इन सारी सर्विस की जितनी अलग अलग जो विशेषता होती है ना, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके हेडर में जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी होती है उनको अटैच किया जाता है। अब यहाँ पे जो IPv4 की जो हेडर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट जितने भी हेडर के पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं आज क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने सारे के सारे जितने भी आपके फील्ड्स हैं, उन सारी फील्ड्स पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे।
तो देखो जैसे मैंने बात की वर्जन, तो जानना ये तो आपका बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये आपके IPv4 और IPv6 के हेडर, IPv6 के वर्जन को होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट के जो 4 बिट्स हैं, वो फर्स्ट के 4 बिट्स आपके IPv4 और IPv6 के बारे में बताते हैं। अगर आपके फर्स्ट के 4 बिट 0 1 0 0 है तो IPv4 होगा, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0 1 1 0 है तो क्या होगा, IPv6 होगा। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है भाई, फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 बिट्स आपके वर्जन को बताते हैं। अब देन IPv4 इसका मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग 4 बिट आपको क्या मिलेंगे, 0 1 0 0 मिलेंगे, ठीक है। और अगर IPv6 होगा तो क्या मिलेगा, 0 1 1 0 मिलेगा। तो 4 बिट्स के रूप में तो आपके फिक्स है, बस इनके अलावा कोई 4 बिट्स के रूप में कोई नंबर नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग के 4 बिट्स फिक्स है, इनके अलावा नंबर नहीं हो सकता। अगर इनके अलावा नंबर है तो रॉन्ग होगा वो, ठीक है, गलत है। फिर यहाँ पे आते हैं हेडर लेंथ। अब देखो, अब बात यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो भाई हेडर तो यहाँ पे 20 से 60 बाइट के बीच वेरी कर रहा है, और टोटल डेटा यहाँ पे 6535 बाइट है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें पैकेट्स में पता कैसे लगेगा कि हेडर कितने साइज का है और डेटा कितने साइज का है, तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, हमें पता कैसे लगेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पे हेडर लेंथ के नाम से एक फील्ड होती है, और ये जो हेडर लेंथ है ना, ये हेडर लेंथ आपकी मैं कह रहा हूँ 4 बिट्स की होती है। अब 4 बिट्स के रूप में यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 4 0 से लेके 4 1 तक हो सकती है। अब उससे हेडर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हेडर लेंथ, इसका मतलब डायनेमिक हेडर है, तो हेडर की लेंथ अगर हमें पता लग जाएगी तो फिर हम उसके बाद हम डेटा की लेंथ का पता लगा लेंगे। उसके बाद क्या होता है, सर्विस टाइप। अब देखो, अब यहाँ पे तो सर्विस तो बहुत सारे टाइप की सर्विस है। अब बहुत सारे टाइप की जो सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स में कौन सी सर्विस दी जा रही है। भाई कई बार क्या होता है, हमें कुछ डेटा पैकेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हमें जल्दी ट्रांसमिट करना होता है। कुछ ऐसा होता है हमें लेट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे सपोज को लाइव स्ट्रीमिंग क्लास अभी जल्दी ट्रांसमिट करना है, क्योंकि वहाँ पे लाइव जब भी हम डेटा पैकेट्स की बात करें तो लाइव स्ट्रीम आपका डेटा एक फिक्स टाइम पे पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है वो टाइम बाउंड डेटा है, अगर नहीं पहुंचे टाइम पे तो कोई उस डेटा फिर बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस टाइप की, आपके जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स में, इस डेटा पैकेट्स में किस टाइप की सर्विस देनी चाहिए। इसे इमीडिएट ट्रांसमिट करना है, इसे थोड़ी देर रोक सकते हैं, इसकी प्रायोरिटी वगैरह की बात करते हैं, तो वो सारी बात सर्विस टाइप में करते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं टोटल लेंथ की। अब देखो टोटल लेंथ में यहाँ पे भी आपके जो टोटल लेंथ है वो आपके मैक्सिमम लेंथ 65,535 हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी हर बार 65,535 होगी, नहीं। तो यहाँ पे अगर लेंथ आपकी कम होती है तो उसके यहाँ पे टोटल लेंथ फील्ड्स में यहाँ पे आपकी लेंथ बताई जाती है कि इस डेटा पैकेट्स की लेंथ कितनी है ना। टोटल लेंथ में आपके हेडर की लेंथ और पेलोड दोनों की लेंथ कंसिडर होगी। फिर देखो ना, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, DF MF, यहाँ पे रिजर्व बिट और फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये सारा का सारा आपका फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन करने के लिए काम आता है। तो जब भी डेटा पैकेट्स को तोड़ेंगे तो वहाँ पे हर एक डेटा पैकेट्स में जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उन फ्रेगमेंट्स को वहाँ पे एक यूनिक नंबर देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सारे पॉइंट्स हम अलग से डिस्कशन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये जो सारी बात कर रहा हूँ, ये सारे सारे क्या है, इन सारे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद होता है टाइम टू लीव, TTL, टाइम टू लीव। तो देखो यहाँ पे जो TTL फील्ड होती है उसको हम कह रहे हैं टाइम टू लीव। तो देखो जाना, जब भी हम टाइम टू लीव की बात करते हैं तो भाई हमें पता है कि जो आपका डेटा पैकेट्स होता है, उस डेटा पैकेट्स को हम नेटवर्क में लूप से बचाने के लिए एक फील्ड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं TTL, और यहाँ पे 8 बिट की होती है। स्टार्टिंग में सारे 8 बिट 1 होते हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में उसकी जो वैल्यू होती है 256 होती है, फिर 255 होती है। फिर आप क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को कम करते चले जाते हैं, और जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो 0 सिर्फ एक ही केस में होगी जब डेटा पैकेट्स आपका लूप में फंसेगा, तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस केस में हम पैकेट्स को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम डेटा पैकेट्स को लूप में होने से बचाते हैं। तो TTL यहाँ पे काम आता है, और TTL के द्वारा हम डेटा पैकेट्स को लूप में होने से बचाते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके बात करते हैं आपके अदर जो सर्विस टाइप के, भाई अदर जो आपके प्रोटोकॉल्स के, जैसे सपोज करो यहाँ पे ऊपर से, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा 2 टाइप की सर्विस चलेंगी, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कौन से प्रोटोकॉल। इसी टाइप जैसे एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर की तो आपके बहुत सारे टाइप की सर्विस होती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे वहाँ पे अगर बात करें वेब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो HTTP, मेल की बात करें SMTP, फाइल ट्रांसफर बात करते हैं FTP, ठीक है। इस टाइप रिमोट लॉगिन बात करें टेलनेट। तो आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, तो यहाँ पे उन प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे स्थान दिया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि
कौन से प्रोटोकॉल भाई आपके एप्लीकेशन लेके कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज किया गया है वो सारे बताए जाते हैं। फिर बात करते हैं हेडर चेकसम। तो देखो हमें पता है चेकसम जो टेक्निक्स होती है वो एरर डिटेक्शन के लिए काम आती है, और यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन दिया जाता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हेडर को दिया जाता है, क्योंकि डेटा का तो पहले से होके आता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके किसका दिया जाता है, या मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके हेडर का चेकसम कैलकुलेट किया जाता है किसमें, आपके IPv4 पैकेट में। तो यहाँ पे हेडर का चेकसम कैलकुलेट करें क्योंकि डेटा का पहले से कैलकुलेट होके आता है, ठीक है, हेडर चेकसम। और उसके बाद आपका सिंपल सा कंसेप्ट है सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। अब जब सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP की बात करते हैं तो बेसिक सिंपल सी बात है, हमें डेटा पैकेट्स को भेजना है, और डेटा पैकेट्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो हमें पता है कि आपके नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस कार्य करता है, और IP एड्रेस का मतलब यहाँ पे आपका सोर्स IP और आपका डेस्टिनेशन IP कार्य करता है। तो हम बात करेंगे सोर्स IP को डेस्टिनेशन IP बात करेंगे, और उसके अलावा इसके साथ इसके जो एक्स्ट्रा जो फील्ड होती है उसको हम कह रहे हैं ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स। ऑप्शनल पैडिंग बाइट्स के रूप में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फील्ड के रूप में 40 बाइट यहाँ पे रिजर्व की गई है। वो आपके इनके अलावा अगर हमें कुछ सर्विस देनी है भाई, इनके अलावा अगर और भी कुछ सर्विस देनी है हमें उस डेटा पैकेट्स को, तो हमारे लिए 40 बाइट रिजर्व है। और इसमें से हम यहाँ पे कुछ सर्विस की बात भी करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारी जो सर्विस उनकी बात भी करेंगे, जैसे आपका ICMP प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उन पॉइंटों की बात भी करेंगे। तो ये आपका IPv4 का हेडर है। अब IPv4 के हेडर में आपके जो बेसिक कंप्यूटेशनल क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके स्टार्टिंग के 8 बिट्स दिए थे, 4 बिट इसके दिए थे, 4 बिट इसके दिए थे, और आपसे पूछा गया था कि रिसीवर के द्वारा क्या किया जाएगा जब उसको स्टार्टिंग के 8 बिट्स ऐसे प्राप्त होंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि हमारे इन सारी फील्ड्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार के लिए अगर आपने सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया ना, सारे के सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कंसेप्ट होते हैं नेटवर्क लेयर में, तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात करेंगे, आपके राउटिंग का कंसेप्ट होता है और साथ में आपके हेडर कंसेप्ट होता है। तो हेडर के रूप में यहाँ पे सारी की सारी फंक्शनलिटी को देखेंगे, और बहुत ईजी चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपके बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें हैं। और जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे समझने का पॉइंट है। एक बार अगर हमें समझ में आ गया ना, तो फिर इसका मतलब है कि हम कॉन्सेप्ट को नहीं बोल सकते। तो बस आपको रटना नहीं है, जस्ट आपको समझना है कॉन्सेप्ट। इससे पहले अगर आपने रट रखा है ना, तो एक बार समझ के देख लो कॉन्सेप्ट, सच में मजे आ जाएंगे पढ़ के। मतलब ऐसा लगे कंप्यूटर साइंस दुनिया में हाँ ये चीज़ पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना ही मेरा सबसे बड़ा एम होता है। तो जल्दी से क्यों किसे नोट डाउन कीजिए, कल की क्लास में बहुत शानदार कंसेप्ट साथ हम आगे की रणनीति, आगे मतलब इन सारी फील्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए फास्ट। तो नेक्स्ट क्लास में इस सारे कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे डेप्थ लेवल तक स्टडी करने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल तक समझने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, साथ में मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये सेशन कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में अगर आप कमेंट्स करने के साथ अगर मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो इसके लिए मतलब ये है कि मेरी तरफ मतलब मेरे लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और साथ में हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए नया नया वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।